नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। और आज आपके लिए मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है इसके बारे में वीडियो लेके आया हूं। मैं इसके साथ साथ मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल रेवेन्यू के भी बारे में बता देने के लिए। तो चलिए लाइन बाय लाइन हम लोग एक एक करके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है और उसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, ठीक है ना। ये इंटरव्यू, बिजनेस अकाउंटिंग का मतलब, कहने का मतलब कि बहुत बार जब आप अकाउंटेंट का इंटरव्यू के लिए भी जाते हैं ना, तो ये बहुत बार पूछा जाता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, उसके एग्जाम्पल क्या हैं। तो ये एग्जाम पर्पज़ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इंटरव्यू पर्पज़ के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी आप अकाउंटेंट के लिए या अकाउंट पेबल के लिए या अकाउंट रिसीवेबल के लिए जब आप इंटरव्यू में जाते हो तो ये टॉपिक आपसे पूछ लिया जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसको हम लोग समझते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर होता क्या है। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जैसे कि कैपिटल एक्सपेंडिचर कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर दैट बेनिफिट विच इज नॉट फुल्ली इंजॉयड एंड एक्सपायर्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड। इसका मतलब क्या होता है कि जो कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है ना, उसका जो बेनिफिट होता है, कहने का मतलब कि अगर मान लीजिए कि हम कोई एसेट खरीदा, जैसे कि मैं सपोज कीजिए कि लैंड खरीद लिया या बिल्डिंग खरीद लिया या प्लांट खरीद लिया या मशीन खरीद लिया या फर्नीचर, फिक्सचर्स या कंप्यूटर हो गया या टूल्स हो गया या इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो इनके पीछे जो हम पैसा इन्वेस्ट करते हैं ना, तो इनका बेनिफिट जो होता है ना, वन अकाउंटिंग पीरियड का मतलब होता है कि 12 महीना, एक साल में उसका बेनिफिट एक्सपायर्ड नहीं हो जाता। मतलब ऐसा इन्वेस्टमेंट, कहने का मतलब कि हम कुछ ऐसा खर्चा करें जिसका बेनिफिट जो होता है ना, अगर वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा होता है, कहने का मतलब कि 12 महीने से ज़्यादा अगर उसका किसी चीज़ का बेनिफिट हमको मिलता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसमें सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम लोग सिर्फ मतलब एक ही चीज़ देखेंगे, कहने का मतलब कि और भी चीज़ हम लोग कुछ कंसिडर कर सकते हैं, जैसे कि बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 क्या होना चाहिए कि अगर मैं मान लीजिए कि मेरे पास पहले से कोई एग्जिस्टिंग एसेट है, कहने का मतलब कि मान लीजिए पहले से मेरे पास कोई लैंड है या कोई प्लांट एंड मशीनरी है या कोई बिल्डिंग है। मान लीजिए मेरे पास एक फ्लोर बिल्डिंग है, मैंने क्या किया, जो एग्जिस्टिंग बिल्डिंग था उसी के ऊपर मैंने कुछ खर्चा किया, और जो एक फ्लोर था ना उसको सेकंड फ्लोर भी उसके ऊपर मैंने खड़ा कर दिया। मतलब पहले जो एक तल्ला था वो मैंने 2 तल्ला कर दिया। तो इसके पीछे जो मैंने खर्चा किया, जो एग्जिस्टिंग एसेट में मैंने खर्चा किया ना, इससे का भी बेनिफिट क्या हुआ, मेरे को मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलेगा। या ऐसा बोल सकते हैं कि ये जो मैं एग्जिस्टिंग एसेट में मैंने खर्चा किया, इससे क्या हुआ, मेरे एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो गई। देखो, अगर मान लो कि जो आपके पास एग्जिस्टिंग एसेट है, अगर आप उसमें अगर कुछ खर्चा करते हो और उस खर्चे से अगर उसका एग्जिस्टिंग कैपेसिटी अगर इंक्रीज हो जाता है ना, तो उस खर्चे को भी हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे। अगर मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ सिनेमा हॉल का, मान लीजिए किसी सिनेमा हॉल में अगर 100 बैठने की कैपेसिटी है, 100 सीटिंग की कैपेसिटी है, ठीक है ना, उस सिनेमा हॉल की, अगर मैं उसमें क्या किया और 50 चेयर लगा दिया, तो उस 50 शेयर्स लगाने से, उस 50 शेयर के पीछे जो मेरा खर्चा हुआ, इस खर्चे से क्या हुआ कि उस सिनेमा हॉल की कैपेसिटी बढ़ गई। पहले क्या हुआ था, पहले वहाँ पे 100 लोग बैठते थे, तो उस सिनेमा हॉल को जो इनकम होता था ना, वो सिर्फ 100 सीट से होता था। लेकिन आज मैंने वहाँ पे अगर 50 सीट एक्स्ट्रा लगवा दिया है, तो उससे क्या हो रहा है, अब उस 150 लोगों से वो कमाई कर रहा है। मतलब एक बार में वो 150 लोगों को बैठाने का कैपेसिटी रखता है। तो इस खर्चे से क्या हुआ, उस सिनेमा हॉल की कैपेसिटी क्या हुआ, इंक्रीज हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर। देखिए भाई साहब, अगर आप कोई न्यू एसेट खरीदते हैं ना, जैसे मैंने क्या बताया कि कोई भी आप लैंड खरीद लीजिए, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, फिक्सचर्स, कंप्यूटर, टूल्स, इन्वेस्टमेंट, अगर ये सब आप कोई एसेट खरीदते हो, तो एसेट के पीछे जो खर्चा होता है खरीदने में, इसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर तो बोलेंगे ही। लेकिन अगर मान लीजिए कि पहले से आपके पास कोई एग्जिस्टिंग एसेट है और उसमें आप खर्चा कर रहे हो, तो अगर उस खर्चे से उस एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलेंगे, ठीक है ना। थर्ड क्या बोलते हैं कि अगर मान लीजिए कि आपने किसी एग्जिस्टिंग एसेट के पीछे खर्चा किया, ठीक है ना, एग्जिस्टिंग एसेट के पीछे खर्चा किया और उस खर्चे से क्या हुआ, उस एसेट से आपका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। कहने का मतलब कि रेवेन्यू आपका क्या है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसको भी हम लोग क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जिसका बेनिफिट जो है ना, जिसका बेनिफिट क्या होता है, वन अकाउंटिंग पीरियड में खत्म नहीं होता। मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मतलब 12 महीने से ज़्यादा, मतलब 2 साल, 3 साल, 4 साल, 6 साल, 10 साल, ठीक है ना, 25 साल। कहने का मतलब कि मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड उसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। वो ऑर्डिनरी कोर्सेज में क्या होता है ना, ऑर्डिनरी कोर्सेज में क्या होता है, ये जो खर्चा होता है वो रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, ठीक है ना। रेकरिंग नेचर समझते हो ना, रेकरिंग नेचर का नहीं होता है, नॉन रेकरिंग नेचर का होता है। तो यहाँ पे देखिए आपको वही समझाया गया है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, कंसिस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर द बेनिफिट
द बेनिफिट ऑफ विच इज नॉट फुल्ली इंजॉयड और एक्सपायर्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड। मतलब एक अकाउंटिंग पीरियड में उसका बेनिफिट खत्म नहीं होगा, बट इज स्प्रेड ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड। इसका बेनिफिट क्या होगा? ओवर सेवरल अकाउंटिंग पीरियड, मतलब 12 महीने से ज़्यादा, कहने का मतलब कि वन अकाउंटिंग पीरियड से ज़्यादा मिलेगा। जैसे कि देखिए इसका कुछ हम लोग फीचर देख लेते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर का कुछ फीचर क्या है। जैसे कि इट इज एन एक्सपेंडिचर दैट क्रिएट एन एसेट। इस एक्सपेंडिचर को करने से क्या होता है? आपके बिजनेस में एसेट क्रिएट होता है। दूसरा क्या फीचर है? इट इंक्लूड एसेट एक्वायर्ड फॉर अर्निंग इनकम। हम ऐसे एसेट को क्यों खरीदते हैं? ताकि हम फ्यूचर में कुछ अर्निंग कर सके, कुछ इनकम कमा सके, ठीक है ना। थर्ड इसका फीचर क्या है? इंक्रीजिंग द अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। ऐसे खर्चे करने से क्या होता है? हमारी बिजनेस की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। एंड फोर्थ फीचर क्या है? इफेक्टिव इकोनॉमी इन द ऑपरेशन ऑफ एसेट, ठीक है ना। आपकी इकोनॉमी मतलब ऑपरेशन ऑफ एसेट की इकोनॉमी को भी क्या करता है? ये इफेक्टिव करता है। दिस एसेट आर नॉट मेंट फॉर रीसेल इन ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्सेज ऑफ बिजनेस का मतलब अगर मैं बात करूं तो ये जो एसेट हम खरीद रहे हैं ना, इसको हम बेचने के लिए नहीं खरीद रहे हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग क्या करते हैं? रीसेल के लिए नहीं खरीद रहे हैं, इसको हम लोग यूज करने के लिए खरीद रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग खरीद रहे हैं, प्रोडक्शन करने के लिए खरीद रहे हैं, ठीक है ना। इट इंक्लूड एक्सपेंसेस इंक्रीड फॉर इंप्रूवमेंट ऑफ एक्सटेंशंस ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट। कहने का मतलब कि जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसमें अगर मतलब मान लीजिए मैंने कोई खर्चा किया, उससे क्या करता है? उसकी एग्जिस्टिंग एसेट की कैपेसिटी को इंक्रीज कर देता है। तो इस टाइप के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं कि एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का क्या है भाई? एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर का देख लीजिए, परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग है, कॉस्ट ऑफ रिप्लेसिंग पेट्रोल ड्राइवर इंजन बाई डीजल ड्राइवर इंजन है, अमाउंट स्पेंड फॉर इंक्रीजिंग सीटिंग कैपेसिटी ऑफ द सिनेमा हॉल है। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था सिनेमा हॉल का, अगर आप सीटिंग कैपेसिटी को अगर बढ़ा देते हो तो उससे क्या होता है? उस सिनेमा हॉल की कैपेसिटी इंक्रीज हो जाती है। तो उस टाइप के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। कॉस्ट ऑफ ओवरहॉलिंग सेकेंड हैंड मशीन है, एंड मेजर रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट विच इज रिजल्ट इंक्रीज इफिशियंसी। कहने का मतलब कि कोई मेजर खर्चा जिससे क्या हो कि आपके प्लांट का जो कैपेसिटी है, जो इफिशियंसी है, वो इंक्रीज हो जाए। तो इस टाइप के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। कैपिटल एक्सपेंडिचर का फीचर को भी समझा दिया और कुछ एग्जाम्पल भी समझा दिया। ये बहुत बार आप अगर मान लीजिए कि PwC का भी अगर इंटरव्यू भी देते हो ना, PwC का हो गया या आप KPMG का इंटरव्यू दे रहे हो या डेलोइट का इंटरव्यू दे रहे हो, तो इसमें बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि व्हाट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड व्हाट आर दैट एग्जांपल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा इंटरव्यू के लिए भी और एग्जाम पर्पज के लिए। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या बोला गया देख लीजिए। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इज द एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर द स्मूथ रनिंग ऑफ द बिजनेस इन नॉर्मल कोर्सेज व्हिच बेनिफिट विल बी क्या होता है भाई? एक्सपेक्टेड विद इन द ईयर। इसका मतलब क्या हुआ कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? रेकरिंग नेचर का होता है। इस खर्चे को क्या करना हमको बार बार करना पड़ता है। कहने का मतलब कि अगर बिजनेस को चलाना हो ना, स्मूथ रनिंग करना हो ना, बिजनेस के स्मूथ रनिंग के लिए जो डे टू डे का खर्चा होता है, मतलब एक बिजनेस को अगर हम रन कर रहे हैं तो जो डे टू डे का जो खर्चा होता है ना, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। अगर आप पूछोगे सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का कुछ एग्जांपल बता दीजिए भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल क्या है, तो मैं बताऊं कि जो डे टू डे एक्सपेंसेस चाहे वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होता है? आपने देखा है कि जो फाइनल अकाउंट में जो हम लोग ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं ना, ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जो खर्चे आते हैं, जैसे कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल हो गया, वेजेज हो गया, ठीक है ना, आपका कैरेज इनवर्ड हो गया, फ्रेट हो गया, ये सब क्या है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो मतलब डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो भी क्या हो गए? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गए। और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी खर्चे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट PL अकाउंट के डेबिट साइड में जितने भी खर्चे आते हैं, जिनको हम लोग इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं, चाहे वो सैलरी हो जाए, चाहे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का खर्चा हो जाए, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस का खर्चा हो जाए, तो जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना, वो सब क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। क्यों? क्योंकि बिजनेस को भाई स्मूथ रनिंग करने के लिए आपको डे टू डे खर्चा करना ही पड़ेगा। मतलब ये रेकरिंग नेचर का होता है, बार बार करना, हर महीना करना पड़ता है, हर महीने स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है, हर महीना वेजेज देना पड़ता है, ठीक है ना। प्रिंटिंग स्टेशनरी का हर महीना खर्चा लगा ही रहता है। तो इस टाइप के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। क्यों? और इसका बेनिफिट क्या है भाई? देखो बेनिफिट इसका एक साल भी, वन अकाउंटिंग पीरियड भी नहीं जाता, विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड इसका बेनिफिट भी खत्म हो जाता है। और एक चीज़ क्या है ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर करने से आपको कोई न्यू एसेट की प्राप्ति नहीं होगी, कोई न्यू एसेट आपको नहीं मिलने वाला है। ऐसा नहीं कि भाई हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किया तो मेरे को कोई एक नया प्लांट एंड मशीनरी मिल गया, या कोई मेरे पास नया लैंड आ गया, या बिल्डिंग आ गई। रेकरिंग देखो, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या कर रहे हैं भाई? आप बिजनेस को डे टू डे रन कराने के लिए आप डे टू डे खर्चा कर रहे हो। इससे आपकी कैपेसिटी में इंक्रीजमेंट नहीं होता,
ऐसा नहीं कि इस खर्चे को करने से आपका जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसका कैपेसिटी इंक्रीज हो गया, कोई मेरे को न्यू एसेट मिल गया, ये एसेट भी नहीं क्रिएट करता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। बस ये क्या करता है, बिजनेस को स्मूथ रनिंग करने के लिए डे टू डे का जो खर्चा होता है ना, उसको हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। इसका बेनिफिट विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। अगर इसकी फीचर का बात करें तो देख लो यहाँ पे फीचर में लिखा भी हुआ है कि दिस एक्सपेंसेस आर रिकरिंग इन नेचर, रिकरिंग नेचर का होता है। द इफेक्ट ऑफ दिस एक्सपेंसेस इज टोटली एक्सपायर्ड इन वन अकाउंटिंग पीरियड ओनली। मतलब इसका जो बेनिफिट होता है ना वो वन अकाउंटिंग पीरियड के अंदर खत्म हो जाता है। दिस डू नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी, ये बिजनेस के अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता बट मेंटेन करता है। ये अर्निंग कैपेसिटी को इंक्रीज नहीं करता बट उसके कैपेसिटी को क्या करता है, मेंटेन करके रखता है। मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करेंगे, बिजनेस को मेंटेन, अर्निंग कैपेसिटी को मेंटेन करने के लिए जो खर्चा करेंगे उसी को तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हम लोग बोल रहे हैं। तो दिस डू नॉट इंक्रीज द अर्निंग कैपेसिटी बट मेंटेन द एग्जिस्टिंग अर्निंग कैपेसिटी ऑफ द बिजनेस। अगर आप पूछे कि सर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल बता दीजिए, तो मैंने पहले ही आपको बताया कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं, वो सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एग्जांपल है। अगर एग्जांपल की बात करें तो देख लीजिए यहाँ पे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि कॉस्ट ऑफ गुड परचेज फॉर रीसेल। हम जो बिजनेस में ना, मान लीजिए कि कोई गुड्स खरीद रहे हैं उसको बेचने के लिए, अगर मान लीजिए मैं गुड्स खरीदता हूँ बेच देता हूँ, गुड्स खरीदता हूँ बेच देता हूँ, तो ये मेरा क्या हो गया, रिकरिंग नेचर का ही तो खर्चा हो गया। तो कॉस्ट ऑफ गुड परचेज फॉर रीसेल इज द एग्जांपल ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जितने भी ऑफिस और एडमिनिस्ट्रेटिव का जो खर्चा होता है, जैसे कि रेंट हो गया, सैलरी हो गया, ये तो हर महीने आपको देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, स्टाफ को सैलरी देना पड़ेगा, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। अपकीप, ठीक है ना, अपकीप ऑफ फिक्स्ड एसेट जैसे रिपेयर, रिन्यूअल वगैरह। अगर आपके पास कोई एसेट है, आप उसका रिपेयरिंग करवा रहे हो, तो रिपेयरिंग का खर्चा क्या हो गया, हर बार रिपेयर रिन्यूअल करवाना पड़ेगा, ठीक है ना, और इसका बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड के अंदर खत्म भी हो जाएगा। तो दिस टाइप के खर्चे को हम लोग क्या बोलेंगे, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे कि आप लोन के ऊपर अगर इंटरेस्ट चुकाते हो तो इंटरेस्ट पर मंथ आपको चुकाना पड़ेगा, तो दिस टाइप ऑफ खर्चा क्या हो गया, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। डेप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट क्या हो गया, आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया, ठीक है ना। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो खर्चा है जिसका बेनिफिट क्या होता है, विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है, ठीक है ना, विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड खत्म हो जाता है। ये रिकरिंग नेचर का होता है। इससे हमारी बिजनेस की कैपेसिटी तो इंक्रीज नहीं होती बट बिजनेस की कैपेसिटी को हम लोग मेंटेन करने के लिए इस खर्चे को हम लोग करते हैं। दिस टाइप के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं भाई, दिस टाइप के खर्चे को हम लोग क्या बोलते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो आशा करते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। अब आ जाते हैं कि हम लोग डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर किसको बोलते हैं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मैं आपको बताऊं कि देखो ये भी जो है ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है, ऊपर में हमने पढ़ा ना कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रिकरिंग नेचर का होता है। तो जो डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है ना, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये भी रिकरिंग नेचर का ही होता है। ऐसा नहीं कि फिक्स्ड नेचर का होता है, ये भी रिकरिंग नेचर का होता है, ठीक है ना। समटाइम सम एक्सपेंडिचर इज रेवेन्यू नेचर का ही होता है, रिकरिंग नेचर का, बट इस बेनिफिट आर लाइकली टू बी डिराइव ओवर नंबर ऑफ ईयर। लेकिन इसका जो बेनिफिट होता है ना, मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलता है बॉस। कहने का मतलब कि देखो, जो ऊपर में मैं आपको रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझा रहा था वो भी क्या हो रहा था, वो रेवेन्यू नेचर का ही था, रिकरिंग नेचर का ही था। लेकिन जो उसका बेनिफिट था ना, उसका बेनिफिट क्या हो रहा था, उसका बेनिफिट विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड एक्सपायर हो जा रहा था। लेकिन जो इसका बेनिफिट है ना डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का, ये रिकरिंग नेचर का ही है, लेकिन जो इसका बेनिफिट है विद इन द वन अकाउंटिंग पीरियड क्या कर रहा है, एक्सपायर नहीं कर रहा है। आपको मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड इसका बेनिफिट मिल रहा है, ठीक है ना। तो ऐसा कोई भी खर्चा जो रेवेन्यू नेचर का हो और उसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिले, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। जैसे कि एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल, ठीक है ना। एडवर्टीजमेंट इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर जैसे मान लीजिए कि एक एमआरएफ का बैट आता ना, सचिन तेंदुलकर उसका एडवर्टीजमेंट करता था, या जैसे मान लीजिए कि जो आयरन एंड स्टील, जो मतलब मान लीजिए कि जो श्याम स्टील है ना, श्याम स्टील का जो ये आपका विराट कोहली और अनुष्का शर्मा उसका एडवर्टीजमेंट करता है, तो उसने तो एडवर्टीजमेंट एक बार कर दिया। लेकिन जो श्याम स्टील है ना, उसका बेनिफिट जो है ना, श्याम स्टील को ऐसा नहीं है कि जिस ईयर में विराट कोहली ने एडवर्टीजमेंट किया उसी ईयर सिर्फ श्याम स्टील को जो है ना बेनिफिट मिल रहा है। उसको तो क्या है, उसको जो उसका बेनिफिट मिल रहा है ना, उसको तो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है। सचिन एमआरएफ बैट का एडवर्टीजमेंट एक बार किया, लेकिन मार्केट में आज भी लोग एमआरएफ बैट सचिन को देखकर खरीदते, नहीं भाई सचिन इसको यूज करता था, सचिन उसका एडवर्टीजमेंट करता था। तो ऐसा कोई भी खर्चा, ठीक है ना, जो रिकरिंग नेचर का ही है, लेकिन अगर उसका बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिल रहा है कंपनी को, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। और अगर आपसे कोई पूछे कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का एक एग्जांपल बताइए, तो बता सकते हैं क्या है, एडवर्टीजमेंट,
तो आशा करते हैं कि इस वीडियो में आपको इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का तो डाउट नहीं होगा, और इसके एग्जाम्पल भी मैं आपको समझा दिया हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए आपके लिए, यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है, आप इसको पढ़िएगा, ये सॉल्व कीजिएगा, देख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने सॉल्यूशंस भी दिया है, एक बार इस एग्जाम्पल को देख लीजिएगा। ठीक है ना, और यहाँ पे भी कुछ आपको हम करने के लिए होमवर्क दे रहे हैं, या मतलब आप लोग जो क्लासेस के स्टूडेंट हैं इसको एक बार सॉल्व कर लीजिएगा कि यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि जैसे कि परचेज ऑफ फ्री होल्ड लैंड, अगर मैंने लैंड परचेज किया तो एक इस टाइप का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल है कि रेवेन्यू है। ठीक है ना, तो आप ही बताइए कि अगर मैं कोई फ्री होल्ड लैंड अगर खरीद रहा हूँ तो किस टाइप का नेचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, अगर मैं मोटर वैन का रिपेयर करा रहा हूँ तो रिपेयरिंग, आप पहले ही बताया कि अगर आप किसी फिक्स्ड एसेट का अगर रिपेयरिंग करते हो तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा। परचेज ऑफ गुड फॉर रीसेल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। ठीक है ना, पेपर परचेज कर रहे हो फॉर स्टेशनरी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, क्यों, क्योंकि रेकरिंग नेचर का है। तो एक कुछ एग्जांपल इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है ना, यहाँ पे जैसे कि कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर इसको भी सॉल्व करके देना है आपको, तो इसको सॉल्व कीजिएगा। ये वाला जैसे कि एग्जांपल 3 नंबर एग्जांपल में इसमें भी कैपिटल और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया हुआ है, इसको भी सॉल्व करना है। अच्छा, जो अपनी वीडियो का जो लास्ट पॉइंट बचा हुआ है इसको मैं थोड़ा समझा दूं कि व्हाट इज कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, तो देख भाई, हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा था ना। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और जितने भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं वो क्या होते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। ऊपर में हमने पढ़ के आया कि जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होंगे। अब शॉर्टकट एक तरीका बता कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो डेबिट साइड में आता है या ट्रेडिंग अकाउंट के जो डेबिट साइड में आता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो उसको हम लोग क्या बोलते थे, हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते थे। अब ट्रेडिंग अकाउंट का और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो क्रेडिट साइड में आता है, ट्रेडिंग अकाउंट का अगर मैं तेरे को बताऊं कि ट्रेडिंग अकाउंट का राइट हैंड साइड में क्या आता है, सेल आता है, तो सेल हो गया रेवेन्यू रिसिप्ट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का राइट हैंड साइड में क्या आता है, डिस्काउंट रिसीव आता है, कमीशन रिसीव आता है, उसको हम लोग बोलते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट। भाई रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, देखो रेवेन्यू रिसिप्ट जो डे टू डे इनकम होता है, जैसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डे टू डे खर्चे को हम लोग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलते हैं। ऐसे डे टू डे जो इनकम हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डे टू डे इनकम को रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। मतलब रेवेन्यू रिसिप्ट क्या है, विच आर ऑब्टेन इन द कोर्स ऑफ नॉर्मल बिजनेस एक्टिविटी आर रेवेन्यू रिसिप्ट। मतलब नॉर्मल एक्टिविटी में बिजनेस को जो डे टू डे इनकम हो रहा है ना उसको हम लोग रेवेन्यू रिसिप्ट बोल रहे हैं। जैसे अगर कोई एग्जांपल पूछे कि सर रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल बताइए, तो रेवेन्यू रिसिप्ट क्या हो जाएगा, रेवेन्यू रिसिप्ट आप किसको बोलेंगे, जैसे सेल हो गया, इंटरेस्ट इनकम हो गया, ठीक है ना, इंटरेस्ट इनकम हो गया, डिस्काउंट रिसीव हो गया, कमीशन रिसीव हो गया, डिविडेंड रिसीव हो गया, ये सब रेवेन्यू रिसिप्ट है। ठीक इसी तरह कैपिटल रिसिप्ट किसको बोलेंगे, तो भाई साहब आपको बता दूं कि जब मैं कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़ा रहा था तो कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या हम लोग पढ़ रहे थे कि फिक्स्ड एसेट को खरीदने के लिए जो खर्चा पड़े उसको हम लोग कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते थे। तो इसी तरह अगर हम लोग कोई फिक्स्ड एसेट को बिक्री कर दे, जैसे कि सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, सेल ऑफ फर्नीचर फिक्सचर, सेल ऑफ कंप्यूटर, ठीक है ना, अगर हम किसी फिक्स्ड एसेट को उठाकर बेच देते हैं तो उससे जो इनकम जनरेट हो रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। बहुत सिंपल है भाई। रेवेन्यू अगर आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ में आ जाए तो ठीक उसका उल्टा कैपिटल रिसिप्ट है। कैपिटल रिसिप्ट मतलब सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, मतलब आप अगर फिक्स्ड एसेट को बेचकर जो पैसा रियलाइज हो रहा है उसको कैपिटल रिसिप्ट बोलेंगे। एग्जाम्पल बता ही दिया, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट या सेल ऑफ लैंड, सेल ऑफ बिल्डिंग, सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। और रेवेन्यू रिसिप्ट जो डे टू डे आपको इनकम हो रहा है, ठीक है ना, आपको अगर गुड्स बिक्री करके, सर्विस बिक्री करके जो आप पैसा कमा रहे हो उसको क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसिप्ट बोलेंगे। इंटरेस्ट कमा रहे हो, आपका रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो कैपिटल रिसिप्ट और रेवेन्यू रिसिप्ट, ठीक है ना। और इसके नीचे मैंने आपको, अच्छा इसके एग्जांपल तो मैंने आपको कहने का मतलब कि इसके ऊपर कोई होमवर्क नहीं दिया है, लेकिन ये आप पूरा करेंगे इस वीडियो में। मतलब कहने का मतलब कि आपको पूरा चैप्टर 3 है, चैप्टर 3 में मैंने आपको पूरा कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, कैपिटल रिसिप्ट क्या होता है और कैपिटल रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है, और उसके एग्जांपल मैंने आपको समझाया है और कुछ आपको मतलब खुद से करने के लिए भी दिया है, ठीक है ना। तो इसको करिएगा और जहाँ कन्फ्यूजन्स हो आप कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो कि भाई ये मेरे को समझ में नहीं आया, यहाँ मेरे को समझा दीजिएगा, ठीक है ना। कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो, या मेरा यूट्यूब पे मेरा नंबर भी दिया हुआ है, आप डायरेक्टली मेरे को कॉल करके भी पूछ सकते हो कि भाई यहाँ पे मेरे को टॉपिक समझ में नहीं आ रहा, आप ज़रा मेरे को समझा दीजिए, ठीक है ना। तो बस इस क्लासेस में यहीं तक है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर करना मत भूलिएगा, ठीक है ना। तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों में शेयर करो यार वीडियो को, ठीक है ना। चलिए, थैंक यू।